अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेम सेल्स के बारे में। तो जब स्टेम सेल्स की बात होती है, सबसे पहले अगर हम लोग स्टेम सेल को डिफाइन करें कि एक ऐसा सेल जो डिवाइड करके डिफरेंट तरह के सेल्स बना सके, मतलब सेल्स हैविंग द एबिलिटी टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। फॉर एग्जांपल, ये फर्स्ट टाइप ऑफ सेल है, ये सेकंड टाइप ऑफ सेल है, ये थर्ड टाइप ऑफ सेल है, ये फोर्थ टाइप ऑफ सेल है। अब ये चार तरह के सेल्स हैं, सारे एक ही सेल से मिलकर बने हुए हैं ना, एक ही सेल से बने हुए हैं, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, एक स्टेम सेल कहते हैं। अब स्टेम सेल जरूरी है किस चीज के लिए? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, रीजनरेशन के लिए। अब जरा इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम लोग कभी देखें ना, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? मिसाल के तौर पर ये एक सेल है, इसको हम लोग स्टेम सेल कह रहे हैं, जिससे डिफरेंट तरह के सेल्स बनते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करेगा? सिंपली माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा। जब माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा तो ये दो सेल्स में डिवाइड हो गया। अब इन दो सेल्स की मर्जी है कि वो क्या करे, स्टेम सेल के तौर पर ही रहे या कोई जो है वो न्यू टाइप ऑफ सेल बना ले। न्यू टाइप ऑफ सेल भी बना सकता है ये वाला सेल, और स्टेम सेल भी रह सकता है, मतलब इसकी मर्जी है। अब न्यू टाइप ऑफ सेल्स में मसल सेल आ सकते हैं, ब्लड सेल्स में जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स के सेल्स आ सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स के सेल आ सकते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। ऐसे ही जो है वो नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन हो सकते हैं। ये डिफरेंट तरह के सेल्स के अंदर ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब ये स्टेम सेल्स की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। किस बेसिस पे? ऑन देयर पोटेंशियल टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। मतलब कुछ ऐसे होंगे जिससे फ्यूचर में सिर्फ एक ही तरह के सेल्स बन सकेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिससे जो है वो फ्यू टाइप ऑफ सेल्स बन सकेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिससे ज्यादा सारे सेल्स बन जाएंगे। लाइक मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो आपके पास क्या आ जाते हैं? टोटी पोटेंट। टोटी पोटेंट वर्ड का मतलब होता है होल। मतलब इससे क्या होता है? एक होल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन सकता है। मतलब क्या? एक ऐसा सेल जिसके अंदर एबिलिटी हो कि ये डिवाइड करता रहे करता रहे करता रहे और एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे? टोटीपोटेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक जाइगोट, आपको पता है कि एग और स्पर्म आपस में जब भी मिलते हैं तो उससे जो सेल प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग फर्टिलाइज्ड एग भी बोलते हैं, और इसको हम लोग जाइगोट भी बोलते हैं। अब ये जाइगोट के अंदर एबिलिटी है, इसी से नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो ये जाइगोट क्या आपके पास टोटी पोटेंट है। ऐसी अर्ली डिवाइडिंग सेल्स। अब ना आप लोगों ने पढ़ा होगा या जनरली लाइफ में वैसे ही पता होगा कि ट्विन्स इंसान के, फॉर एग्जांपल ट्विन्स, दो जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वो दो तरह के ट्विन्स हो सकते हैं। आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और फ्रेटर्नल भी हो सकते हैं। फ्रेटर्नल स्टेम सेल में नहीं आते। इसमें क्या होता है, एक फीमेल जो है वो क्या करती है, मोर देन वन एग प्रोड्यूस करती है। अब क्या होता है देखो, एक एग को एक स्पर्म आके फर्टिलाइज कर लेता है, दूसरे एग को दूसरा स्पर्म फर्टिलाइज कर लेता है। इसलिए जो है ये आपके पास टोटीपोटेंसी में नहीं आते। यानी कि जो है वो टोटीपोटेंसी तो है ये, इससे नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, इससे नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, लेकिन हम लोग इसको जो है वो उसमें नहीं गिनते। क्यों नहीं गिनते जरा देखो। अब होता क्या, मिसाल के तौर पर ये जाइगोट है, ये क्या करेगा? पहले एक से दो सेल स्टेज में डिवाइड करेगा, दो से चार में करेगा, चार से आठ में करेगा, आठ से सोलह, बत्तीस ऐसे डिवाइड करेगा। होता क्या है, इसमें कोई एक सेल ना पेरेंट सेल से अलग हो जाता है, किसी भी वजह से अलग हो गया, किसी भी वजह से अलग हो गया। अब बाकी सारे सेल्स का झुरमट मिसाल के तौर पर ये है, और वो एक अलग है। अब वो कहते हैं कि दैट सेल, ये जो अलग सेल है ना, इसके अंदर एबिलिटी है, इससे एक होल न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो होल न्यू ऑर्गेनिज्म बना देने वाले सेल को हम लोग टोटीपोटेंट कहते हैं ना, अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा। और इस सारे से भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब ये देखो, चाहे ये ऑर्गेनिज्म है या ये है, दोनों एक ही जाइगोट से बने हैं ना, दोनों एक ही एग और स्पर्म से बने, इसीलिए एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। लेकिन फ्रेटर्नल ट्विंस के केस में क्या होता है, क्योंकि ये एक से ज्यादा एग से मिलकर बने हुए हैं, तो इसलिए एक एग का स्पर्म भी डिफरेंट है, दूसरे एग का स्पर्म भी डिफरेंट है, इसीलिए जो है वो ये वाले इंसान एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। मीन्स अगर जो है वो एक मेल है तो दूसरा फीमेल हो सकता है, अगर दोनों मेल है तो तब भी एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एग भी डिफरेंट है, इनका स्पर्म भी डिफरेंट है।
इसके बाद आ जाते हैं आपके पास प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट भी ना ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ बॉडी सेल्स ये बना लेते हैं, लेकिन इससे जो है वो नॉट कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता। मींस जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती है ना, उस एम्ब्रियोनिक लेयर्स को, टिश्यूज के लेयर को ये दोबारा नहीं बना सकते। ऐसे मल्टीपोटेंट, मल्टीपोटेंट का मतलब क्या होता है कि ये मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स बना सकते हैं, मतलब डिफरेंट तरह के सेल्स बना सकते हैं, लेकिन जो है वो आपके पास टोटीपोटेंट या प्लूरीपोटेंट की तरह नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स का वर्ड का मतलब क्या होता है? ब्लड, हीम से निकला है। तो हीम क्या है बेटे? आयरन को कहते हैं। तो ये बेसिकली जो है ये ब्लड फॉर्मिंग सेल्स जो होते हैं, ब्लड फॉर्मिंग सेल्स जो होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल कहते हैं। तो ये किस चीज में डिवाइड कर सकते हैं बेटे? ये डब्ल्यूबीसीज बना सकते हैं, ये आरबीसीज बना सकते हैं, ये प्लेटलेट्स बना सकते हैं। हर तरह के डब्ल्यूबीसीज, आपको पता है कि डब्ल्यूबीसीज डिफरेंट तरह के होते हैं, जिसमें जो है वो नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स भी आ जाते हैं और ग्रेन्युलोसाइट्स भी आ जाते हैं। नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर क्या आ जाते हैं आपके पास? लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, और क्या आ जाते हैं आपके पास? मोनोसाइट्स आ जाते हैं। नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स का सिंपली मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये सेल है तो इसके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल नहीं होगा, कोई दानेदार चीज नहीं होगी। लेकिन अगर हम लोग ग्रेन्युलोसाइट की बात करते हैं तो इसके साइटोप्लाज्म में ना ऐसे करके जो है वो ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं। अब ग्रेन्युलोसाइट डिफरेंट तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। इसमें क्या आ जाते हैं? न्यूट्रोफिल्स, बेजोफिल्स, और क्या आ जाते हैं? इयोजिनोफिल्स। अब ओलिगोपोटेंट अगर अगर हम देखते हैं तो ओलिगोपोटेंट जो है ना ये मल्टीपोटेंट से भी थोड़े से कम सेल्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इसके फ्यू टाइप ऑफ सेल्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। आपकी बुक में लिम्फोइड और माइलॉइड सेल्स का लिखा हुआ है, तो ये लिम्फोइड और माइलॉइड को थोड़ा सा समझ लो। लिम्फोइड वर्ड का मतलब होता है कि ये सिर्फ क्या बना सकते हैं? लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, बी और टी, तो दोनों तरह के ये बना सकते हैं। माइलॉइड क्या होता है? लिम्फोसाइट को छोड़ के बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ ब्लड सेल्स, मतलब अभी मैंने जो है वो पांच तरह के डब्ल्यूबीसीज बताए थे ना, तो बाकी चार डब्ल्यूबीसीज, इसी तरीके से जो है वो चार तरह के डब्ल्यूबीसीज, अभी मैंने आपको सारे नाम बताए। इसी तरीके से जो है वो आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स और प्लेटलेट्स। तो ये किससे बन जाते हैं बेटे? ये आपके पास माइलॉइड सेल से बन जाते हैं। तो ओलिगोपोटेंट और मल्टीपोटेंट में फर्क ये है कि मल्टीपोटेंट ये दोनों तरह के बना सकता है, लिम्फोइड भी बना सकता है, माइलॉइड भी बना सकता है। लेकिन ओलिगोपोटेंट अगर लिम्फोइड है तो वो सिर्फ लिम्फोसाइट्स को बनाएंगे, माइलॉइड है तो वो सिर्फ वो लिम्फोसाइट को छोड़ के बाकी वाले बनाएंगे। यूनिपोटेंट वर्ड के अंदाजा लगा लें कि यूनिपोटेंट, यूनी वर्ड का मतलब क्या होता है? वन, सिंगल। तो ये एक ही तरह के सेल्स बना सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग स्टेम सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये स्पीड से डिवाइड करके एक ही तरह के ज्यादा सारे सेल्स बना सके, जैसे कि एडल्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो मसल सेल को बनाते हैं। इसका यूज क्या है भाई? स्टेम सेल इतनी तरह के पढ़ लिए, इन स्टेम सेल का फायदा क्या है? तो स्टेम सेल्स जो है वो डिफरेंट तरह के हम लोग वाइडली यूज करते हैं मेडिसिन और रिसर्च के अंदर। इससे हम लोग जो है वो रीजनरेटिव मेडिसिन बना सकते हैं, ताकि जो है वो रिपेयर कर सके, रिप्लेस कर सके किस चीज को? डैमेज टिश्यू को। एक टिश्यू डैमेज हुआ हुआ है, फॉर एग्जांपल एक बंदा, उसका लिवर डैमेज हुआ हुआ है, उसको जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तो उसके अंदर जो है वो जो यूज होते हैं आपके पास सेल्स, लिवर के स्टेम सेल्स यूज होते हैं, जो आगे जाके डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज, डायबिटीज, डायबिटीज कौन से वाला अगर देखा जाए ना, तो डायबिटीज मलाइटिस कहते हैं हम लोग इसको। अब डायबिटीज मेलाइटिस दो तरह का होता है, टाइप
वन और टाइप टू। ये जो टाइप वन है ना, ये बेसिकली टाइप वन इससे क्योर हो सकता है। टाइप वन के अंदर होता क्या है, ये बेसिकली आपके पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब अपने इम्यून सिस्टम का ही ना दिमाग खराब हो जाता है। ये क्या करता है, नॉर्मल अगर हम लोग नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो होता क्या है, देखो पेंक्रियाज के पास ना दो तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स होते हैं और बीटा सेल्स होते हैं। जो अल्फा सेल्स होते हैं ये बनाता है ग्लूकागोन, और जो बीटा सेल होते हैं ना, ये बीटा सेल क्या बनाते हैं, इंसुलिन। अब डायबिटीज मेलाइटस टाइप वन के अंदर क्या होता है, अपने ही इम्यून सिस्टम का दिमाग खराब होता है। वो जाके इन बीटा सेल्स को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जब बांसुरी है तो बांसुरी कैसे बजेगी भाई, जब बीटा सेल ही डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो इंसुलिन बनेगी नहीं बनेगी, इंसुलिन नहीं बनेगी तो ब्लड के ग्लूकोज का लेवल ज्यादा रहेगा। ब्लड के ग्लूकोज का लेवल ज्यादा रहेगा तो इसी को ही तो बेटे हम लोग डायबिटीज कह रहे होते हैं ना। ऐसे लोगों को मार्केट से इंसुलिन लेके लगानी पड़ती है। ऐसी पार्किंसन डिजीज है तो पार्किंसन डिजीज भी जो है वो आपके पास न्यूरो दिमाग की जो है वो डिजीज आ जाती है, न्यूरो डिजनरेटिव है। डिफरेंट तरह के न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर जो है वो डिजनरेट हो रहे होते हैं। ऐसी जो है वो हार्ट डिजीजेज में भी यूज हो सकते हैं। स्टेम सेल्स जो है वो हम लोग इसको यूज करते हैं किस चीज के लिए, डिफरेंट तरह की ड्रग्स वगैरह की टेस्टिंग वगैरह के लिए। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल एक इंसान है, या कोई भी एक इंसान है, हम लोग काम कर रहे हैं मिसाल के तौर पर लिवर कैंसर के ऊपर। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लैब के अंदर जो है वो अगर लिवर के सेल्स को स्टेम सेल्स यूज करते हुए क्या करवा ले, कल्चर करवा ले, तो इसके ऊपर डायरेक्ट हम लोग जो है वो मेडिसिन अप्लाई कर सकते हैं ना। तो जब डायरेक्ट मेडिसिन अप्लाई कर सकते हैं तो मतलब हम लोगों को एनिमल टेस्टिंग की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर डायरेक्ट ह्यूमन के सेल के ऊपर इम्पेक्ट देख रहे हैं तो ज्यादा बेटर जो है वो हमारे पास रिजल्ट्स भी हमें मिल सकते हैं। इसी तरीके से किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कोई एक इंसान है वो बीमार है, उसी के अपने सेल्स को लेकर उसको कल्चर करवा के अगर उससे उससे हम लोग ठीक करेंगे उसको, तो डिफरेंट तरह के ऑटो इम्यून रिजेक्शन वगैरह और डिफरेंट तरह के मसले मसाइल से बचा जा सकता है। अब अगर क्वेश्चन हो कि भाई ये स्टेम सेल्स कैसे लिए जाते हैं, कहाँ से लिए जाते हैं, तो याद रखें कि इन स्टेम सेल्स की ना तीन कैटेगरीज होती हैं। पहले नंबर पे आते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या है, मिसाल के तौर पे एम्ब्रियोनिक सेल कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका हम लोगों ने एम्ब्रियो ले लिया, इंसान का एम्ब्रियो ले लिया। अब जब इंसान का एम्ब्रियो लेंगे ना, तो याद रखें कि एम्ब्रियोनिक ना स्टेजेस होती हैं डिफरेंट। अब अगर हम लोग इंसान के अलावा डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टेजेस देखें ना, तो उनमें क्या होती है, मोरूला पहली स्टेज आती है, मतलब एक सेल है जाइगोट है, ये डिवाइड करके एक बॉल ऑफ सेल्स बनाता है। इस बॉल ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। अब मोरूला के बाद जो अगली स्टेज आती है ना, वो आती है ब्लास्टूला। लेकिन यही अगर मैमल्स की बात है ना, तो मैमल्स में मोरूला के बाद जो स्टेज आती है ना, वो आती है ब्लास्टोसिस्ट। सिंपल अल्फाज में आप लोगों को इतना याद करना है समझने के लिए कि एक इंसान का बच्चा जब माँ के पेट में बन रहा होता है तो जाइगोट के बाद अर्ली डेवलपमेंट में एक स्टेज आती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। उसी ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एम्ब्रियो को रिमूव करें। इस एम्ब्रियो को रिमूव करके इसको यूज करें डिफरेंट तरह की रिसर्च वगैरह के लिए और डिजीज की क्योर करने के लिए। लेकिन इसमें मसला ये आ जाता है कि देखो, आपने एम्ब्रियो निकाला एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में से, एक इंसान की बॉडी में से। जब एम्ब्रियो निकाल के उसको डिफरेंट तरह के डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे तो ये एम्ब्रियो खुद तो मर गया ना, वो बच्चा तो दुनिया में ना ना आया। तो सबसे पहले आप लोग जो है वो इथिकली क्या कर रहे हैं, एक एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फिर क्या करते हैं, इसमें मसला ये आता है कि क्या हो सकते हैं, ट्रोमा फॉर्मेशन हो सकती है, टेराटोमा फॉर्मेशन। टेराटोमा फॉर्मेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। होता क्या, देखो एक ह्यूमन है कोई भी, यानी कि एक्स नाम का एक बंदा है। इस एक्स नाम के बंदे के अंदर हम लोगों ने क्या किया, बाहर से एक एम्ब्रियो पकड़ा और इसमें डाल दिया इसकी डिफरेंट तरह के डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। अब हो सकता है कि इस एम्ब्रियो को जब हम लोग नए एनवायरनमेंट के अंदर डाल रहे हैं,
वो नए एनवायरनमेंट में प्रॉपरली एडजस्ट ना कर पाए, जब वो यहाँ पे नहीं करेगा तो बाज़ औक़ात वो नॉर्मल से ज्यादा डिवाइड करना शुरू कर देता है, और इससे जो है वो क्या हो सकता है, उस होस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक ये होस्ट है ना, होस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो सकता है, ट्यूमर कॉज हो सकता है। इसी तरीके से जो है वो पॉसिबल इम्यून रिजेक्शन हो सकती है, लाइक इस होस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का इम्यून सिस्टम जागे और कहे कि भाई ये बाहर से क्या मेरे जिस्म में आ रहा है, तो इम्यून सिस्टम इस जो है वो एम्ब्रियो को मुकम्मल तौर पे खत्म कर सकता है। जब उसको डिग्रेड कर देगा तो एम्ब्रियो ही खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या आ गया आपके पास, एडल्ट स्टेम सेल। मतलब एक बंदा बीमार है, उसी के अपने जिस्म से स्टेम सेल लिया जाए। कहाँ से लिया जाए, बोन मैरो से ले लिया जाए, फैट से ले लिया जाए, ब्लड से ले लिया जाए। मिसाल के तौर पे एक बंदे को जो है वो वाइट ब्लड सेल्स कैंसर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया भी कहते हैं। अब ल्यूकीमिया में किया क्या जाता है, उसी बंदे के बोन मैरो से जो है वो हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टेम सेल ले लेते हैं। इस स्टेम सेल को क्रिएट ट्रीट करते हैं, और ट्रीट करके इसको नॉर्मलाइज करते हैं, और नॉर्मलाइज करके बंदे में दोबारा वापस एंटर करवाते हैं, ताकि ये जो नए वाले वाइट ब्लड सेल्स बनाए वो क्या हो, ल्यूकीमिया फ्री हो। ठीक हो गया। तो इससे हमें फायदा क्या होगा, पहली तो फायदा ये हो, एथिकल कंट्रोवर्सी खत्म होगी, भाई कोई एम्ब्रियो नहीं मार रहे। दूसरी बात ये है कि अपने जिस्म का ही सेल था ना, तो इसलिए इम्यून रिजेक्शन के केसेस भी आपके पास खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंट की अपनी बॉडी से लिया हुआ है। अब जो है वो इसकी लिमिटेशन में क्या आ जाता है बेटे, लिमिटेशन में ये आ जाता है कि अब मैंने जिस तरह कहा कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बोन मैरो वगैरह से ले रहे हैं, तो ये याद रखिए ये कौन से मल्टीपोटेंट है, ये टोटीपोटेंट या प्लूरीपोटेंट नहीं है, ये मल्टीपोटेंट है। ये सिर्फ थोड़े से सेल्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, इससे हम हर तरह का सेल नहीं बना सकते, और डिफिकल्ट भी है भाई इसको आइसोलेट करना, और फिर आइसोलेट करके दोबारा कल्चर भी करना। उसके बाद लास्ट पे क्या आ जाता है आपके पास, इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल। इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट क्या है, एक बंदा है, उसका नॉर्मल कोई सेल है, फॉर एग्जाम्पल स्किन सेल है, फाइब्रोब्लास्ट है, स्किन सेल्स है। इन स्किन सेल्स को लें और इनको कन्वर्ट करें, किस चीज में कन्वर्ट करें, इनटू स्टेम सेल कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करवाने के बाद फिर उसको क्या करें, जो है वो स्टेम सेल में कन्वर्ट करें, और स्टेम सेल भी कौन सा हो, प्लूरीपोटेंट हो, टोटीपोटेंट नहीं, प्लूरीपोटेंट। नया लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ी बनाना है हमें, हमें बस अपनी मर्जी के इससे जो है वो सेल बनाने हैं। अब ये क्यों कैसे किया जाता है, डिफरेंट तरह के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को यूज करके। इसका एडवांटेज तो सिंपली ये है कि भाई एम्ब्रियो कोई नहीं मार रहे, एथिकल मसला कोई नहीं है, इम्यून रिजेक्शन कोई नहीं है, क्योंकि उस बंदे का अपना सेल है। फिर जो है वो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, यूजफुल है, किसी रीजनरेटिव मेडिसिन के लिए जो है वो हेल्पफुल है। अब जो है वो इसे हम लोग डिफरेंट तरह के सेल्स बना सकते हैं, जैसे कि हार्ट सेल देखो। अब हार्ट सेल ना बोन मैरो से नहीं बन सकता, क्योंकि मल्टी पोटेंट है भाई, उसने सिर्फ जो है वो क्या बनाने, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स बनाने, ब्लड वगैरह के सेल्स बनाने हैं। अब हार्ट सेल बनाने हैं, न्यूरॉन के सेल्स बनाने हैं, इस तरह डिफरेंट तरह के सेल्स हम लोग इससे बना सकते हैं, ऐसे सेल्स जो मल्टीपोटेंट से हमारे पास नहीं आ सकते। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि भाई ये बहुत रिस्की काम है, एक नॉर्मल सेल को आप चेंज कर रहे हो किस चीज में, स्टेम सेल, वो भी जो है वो स्टेम सेल भी कौन सा, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल के अंदर चेंज कर रहे हैं। तो इसके अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर कहीं पे भी छोटा सा एरर भी आ गया ना, तो जेनेटिक चेंज हो जाएगा, और जेनेटिक चेंज आए तो टेराटोमा हो जाएगी। टेराटोमा का मतलब सिंपली क्या है, कि क्या हो जाएगा, ट्यूमर फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। टेक्निकल चैलेंजेस भी वही मैंने कहा कि डिफरेंट डिफिकल्ट है भाई, डिफिकल्ट है एक नॉर्मल सेल को क्या करना, स्टेम सेल के अंदर कन्वर्ट करना। अब इसकी जो है वो जरा इन तीनों को आपस में जरा कंपेयर करके देख लो। तो पहले नंबर पे मैंने क्या बताया कि बेटे एक ब्लास्टोसिस्ट है, इस ब्लास्टोसिस्ट को लिया और उसको लैब में ग्रो करवाया, ग्रो करवा के उसको बंदे में एंटर करवाया। दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है आपके पास, जो है वो एडल्ट स्टेम सेल आ जाते हैं। एडल्ट स्टेम सेल का मतलब क्या, देखो हड्डी है, हड्डी के बीच में से बोन मैरो निकाला, बोन मैरो के सेल्स को जो है वो लैब में ग्रो करवाया, ग्रो करवा के फिर बंदे में एंटर करवाया। तीसरे तरह का क्या सिस्टम है बेटे, एक कोई भी नॉर्मल सेल ले लिया, स्किन से ले लो, हाथ से ले लो, पाँव से ले लो, कहीं से भी जो है वो एक सेल लिया। इस सेल को क्या किया, डिफरेंशिएटेड सेल है भाई, इस सेल को बाद में कन्वर्ट किया किस चीज में, स्टेम सेल में। पहले इस सेल को लिया, सेल को ग्रो करवाया, ग्रो करवा के अब इसको रीप्रोग्रामिंग करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू स्टेम सेल, और फिर इसको ग्रो करवाएंगे।
तो यहाँ पे बेटे आपके पास टॉपिक जो है वो स्टेम सेल कंप्लीट होता है। आज का टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके।